हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो हम लोगों ने बोहर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स कर लिए थे। अब कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जो बोहर से रिलेटेड हैं। उससे पहले एक नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट क्या है? किसी भी एटम में इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या सबसेल होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन कंसिडर वही किए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और जिसमें लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? मैथमेटिकल फॉर्मूला की, जो बोर्स ने बताए थे। बोर्स रेडियस, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड, ये सब, ठीक है। उससे पहले ये बता दें आपको कि देखिए, जितना भी सिलेबस हो रहा है वो टू द पॉइंट है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको लगे कि ये सिलेबस से इधर उधर है, ठीक है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो सकती हैं, वो एक्स्ट्रा इसलिए हैं क्योंकि टीजीटी पीजीटी के बच्चे यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में भी ये आता है, 11th-12th का पोर्शन आता है, ठीक है। तो इसलिए जिनको भी लगता हो कि एक्स्ट्रा है तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि नहीं हम पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लासेस छोटी होती हैं और कॉन्सेप्चुअल होती हैं। हो सकता है आपको नीड हो बड़ी क्लासेस की, लेकिन अभी ये छोटी क्लासेस ही रखेंगे 40 मिनट तक की, 35 to 40 मिनट तक की। और जितना भी इनमें हम कर पाएंगे उतना हम पूरा करेंगे और क्वेश्चंस भी साथ में करेंगे, ठीक है। और जो थ्योरी वाले पोर्शन है, थ्योरी वाला पोर्शन चलता रहेगा इधर। क्लास न्यूमेरिकल पोर्शन है वो संडे संडे होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अपना, जिसको हमें बोलना है क्या? फॉर्मूला या न्यूमेरिकल होते हैं जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट की बात करेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग। मैथमेटिकल, देखिए, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जो हैं सारे वो बोर्स मॉडल के थ्रू ही दिए जाएंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला किसके लिए है? बोहर मॉडल के लिए, ठीक है। तो आपको बस वही चीज़ देखनी है या समझनी है यहाँ पे, क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए और उसका मीनिंग समझिए। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एक एटम में इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट प्रेजेंट हो सकते हैं। ये सब हाइपोथेटिकली बोला गया है, ठीक है। तो चाहे तो लिख सकते, नहीं तो नहीं लिख सकते। पहला है बोहर रेडियस बोलते हैं, या फिर और रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन। उसमें क्या लिखेंगे? रेडियस, हम किसी ऑर्बिट की रेडियस लिखेंगे। एटम है, एटम के पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, क्या है? क्वांटाइज्ड है, उनकी पर्टिकुलर एनर्जी है। वो जब मूव कर रहे हैं तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑर्बिट की कौन सी रेडियस पे या कौन से ऑर्बिट पे घूम रहे हैं, जिस ऑर्बिट पे घूम रहे हैं उस ऑर्बिट की न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी है या रेडियस कितनी है, ठीक है। तो है Rn इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, जितने ऑर्बिट हो उसकी बात करेंगे, इज इक्वल टू 0.529, 0.529 ये कांस्टेंट है, n स्क्वायर बाय z आंगस्ट्रॉन्ग। तो ये रेडियस जो है उसकी यूनिट आंगस्ट्रॉन्ग में ली गई है, ठीक है। और यहाँ पे n जो है ऑर्बिट का नंबर है, z जो है वो एटॉमिक नंबर है। तो Rn क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिट या ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर, और z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है।
इसमें क्या करेंगे कि हमको z की वैल्यू दे देंगे, n की वैल्यू दे देंगे, हमें रेडियस निकालनी होगी, ठीक है। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होती है वो नोन एज बोहर्स रेडियस, ठीक है, उसको बोहर्स रेडियस बोलते हैं। तो ये जो अभी ये लिख लिया होगा, तो 0.529 इज इक्वल टू ए नॉट बोलते हैं, ठीक है। ए नॉट, ए नॉट के इक्वल होता है। ए नॉट क्या होता है हमारा, बोहर्स रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस, बोहर्स रेडियस ऑफ ऑर्बिट लिख सकते हैं या रेडियस ऑफ ऑर्बिट लिख सकते हैं, और जो एक्चुअल में हमारा बोहर्स रेडियस है वो ये है, ठीक है, या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको। जो एच एटम होता है ना, एच एटम क्या, हाइड्रोजन एटम जो होता है, एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो क्या होगा, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो भी किसके बराबर होगी, 0.529 आंगस्ट्रॉन्ग के बराबर होगी, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है हाइड्रोजन एटम का, वो बोर्स रेडियस के बराबर है, ठीक है, ये कह सकते हैं। और इसमें से एक रिलेशन हम लोगों को और मिलेगा। एक रिलेशन ये है कि Rn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, रेडियस is inversely proportional to atomic number of the atom। अगर रेडियस बढ़ रही है तो z की वैल्यू घट रही है, ठीक है, रेडियस घट रही है तो z की वैल्यू बढ़ रही है। इफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बोहर्स रेडियस। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट करेंगे, इसको आप लिख लीजिए। कुछ भी एक्स्ट्रा लगे, आपको ना आता हो, वो आप फ्री हैं वो सब लिखने के लिए। अब लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे किसी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जिस भी ऑर्बिट में घूम रहे हैं उसमें उनकी वेलोसिटी क्या है, उनकी स्पीड क्या है, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगा उसकी बात करेंगे। तो ये क्या है, वेलोसिटी किसी भी ऑर्बिट में, तो वी एन हो जाएगा। वी एन इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट लेंगे, कितना होगा कांस्टेंट, 2.18 10⁶, ठीक है। कांस्टेंट लेने के बाद हमको लेना है z अपॉन n। z क्या है, एटॉमिक नंबर, अपॉन n क्या है, ऑर्बिट नंबर। तो ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, जिस भी एटम की बात हो रही है, और ये है क्या, ऑर्बिट नंबर। तो इन
अगर z और n हमें पता हो तो हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, या फिर vn is inversely proportional to, sorry, v is directly proportional to z and v is inversely proportional to n। ठीक है, तो इससे ये भी हम पता कर सकते हैं, अगर इसका क्या मतलब हुआ कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और अगर ऑर्बिट का नंबर ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, या वेलोसिटी ज़्यादा है तो ऑर्बिट का नंबर कम होगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगी एज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगी अगर n की वैल्यू बढ़ेगी। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, n था, रेडियस था, तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, तो n बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डिक्रीज होगी। अब नेक्स्ट जिस बात मतलब ये कहना है हमको कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में कितनी तेजी से घूम रहे हैं, वो इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन, या किसी भी ऑर्बिट मतलब ये जो ऑर्बिट बनी है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द एटम, रिवॉल्व कर मतलब उसके चक्कर लगा रहा है एटम के न्यूक्लियस के, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है, उस इलेक्ट्रॉन को टाइम कितना लगेगा एक ऑर्बिट को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो या फिर जितने भी ऑर्बिट पूरे करने हो, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट फाइंड आउट करेंगे। ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल में यूज़ होती हैं। इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड है हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के घूमने की क्या टाइम पीरियड होगा, क्या कितना टाइम लगेगा ऑर्बिट में घूमने के लिए, तो हमको क्या चाहिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, हमारे ऑर्बिट सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है तो क्या होगा 2πr/n अपॉन स्पीड क्या है vn, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन vn। तो अब हम rn और vn की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π, rn की वैल्यू क्या थी 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, 2π टू 0.529 n स्क्वायर बाय z अपॉन vn क्या था 2.18 10 टू द पावर 6, और इसके साथ क्या था z बाय n। ठीक है, z बाय n, हाँ ठीक है।
तो अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे या देखेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म को हटाने के बाद हमको क्या मिलेगा, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। तो जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, जब टाइम पीरियड की बात होगी तो टाइम पीरियड अगर नंबर ऑफ टाइम पीरियड कुछ है बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट या ऑर्बिट नंबर 3 गुना तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, और अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो ये दुगनी तेजी से घटेगा, या कह सकते हैं अगर ये घट रहा है तो ये दुगनी के तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, स्क्वायर लगा है, क्यूब लगा है, स्क्वायर और क्यूब का मतलब पता होगा आपको। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶ n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। ये हमारा टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से ऑर्बिट में घूम रहा है और उस कितने टाइम पीरियड में ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, एक ऑर्बिट को पूरा कर रहा है। फिर अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। हो गया कंप्लीट, इसको 1 मिनट देते हैं, लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड के। ये लास्ट टर्न पे बात करी होगी, नहीं तो किसी ना किसी क्लास में तो ये बात हुई होगी। ठीक है, टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो जो यहाँ रिलेशन है टाइम पीरियड का उसका उल्टा रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ हो जाएगा। बस तो होप सो हो गया होगा। इसको रब करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो फोर्थ टर्म आया हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। तो न्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, या फिर इसको लिख सकते हैं न्यू इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n क्यूब। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू 1/1.6 10⁻⁻⁶ इंटू z स्क्वायर बाय n क्यूब। न्यू है फ्रीक्वेंसी। अभी ये देख लीजिए, उसके बाद हम बहुत अच्छी सी बात बताएंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। सारी चीज़ें देख लेते हैं फिर समझेंगे उसको। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ रही है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है, इसका क्या मतलब होगा, इसको सोचते रहिए। उसके बाद एक और फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम ये पूछेंगे चीज़ें। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे इन एन ऑर्बिट, ये भी ऑर्बिट में ही हो रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, मतलब हमारा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है एटम का वो सीधी तरह से नहीं घूम रहा है कि बस घूम ही रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, वो बहुत कुछ कर रहा है। ठीक है, दुनिया में जो सारी चीज़ें हो रही ना डिस्टर्बेंस, वो कहीं ना कहीं कहा जाता है हाँ एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है, केमिकल रिएक्शन, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ कर रहा है भी, और उसमें एग्जिस्टेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकल जाता है एटम से, कोई दिक्कत नहीं है, एटम में चला जाता कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर रहा है, सब जगह कुछ ना कुछ कर रहा है। और जिस तरह वो एटम के ऊपर घूम रहा है ना, वो ही एक मिस्ट्री होती है। ठीक है, एटम के ऊपर घूम रहा है और वो ऐसे नहीं घूम रहा है ऑर्बिट में घूम रहा है, एक पर्टिकुलर उस पर घूम रहा है, क्या कहते हैं लेवल पे, एनर्जी लेवल पे घूम रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह भी दिख रहा है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें समझने के लिए हमको काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री में। तो अभी हम जहाँ हैं वही पढ़ते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे इन एन ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट में क्या होगी, वो होगी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और वो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, वो टोटल एनर्जी होगी इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एनर्जी जो है हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है, तो ये है एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होगी और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी हमेशा। ठीक है, ये हो गई चीज़ें हमारी कंप्लीट, जो हमको कुछ टर्म्स लिखने थे वो। अब हमें ये समझना है जो इलेक्ट्रॉन है एच लाइक स्पीसीज हैं। पहले हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है। ये है हमारा एटम, जिसमें बीच में है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद है ऑर्बिट, उन ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जो हमको ऐसे दिखाया जा रहा है ना, वो एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वो कैसे घूम रहे हैं, एक डायग्राम देखा होगा सबने, ऐसा है, ऐसे ऐसे। गंदा बन गया, इसको हो गया, इसको देख लीजिए एक सेकेंड, फिर उसको रब करके फिर पूरा समझाते हैं। फिर एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे एच लाइक एटम का। उसके बाद जो बचेगा हमारा, वो फिर स्पेक्ट्रा बचेगा हाइड्रोजन एटम का। ग्राउंड स्टेट, एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट, ये सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, इसको रब करते हैं। तो बहुत सारे डायग्राम हम लोगों ने देखे हैं, किसके, एटम के। एक तो ऐसा दिखता है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है, बाहर ऑर्बिट है। ठीक है, एक ऐसा सबने देखा है। एक ऐसा देखा होगा कि बीच में न्यूक्लियस है, एक ऑर्बिट ऐसे बनी है, एक ऑर्बिट ऐसे बनी है, और एक ऑर्बिट ऐसे बनी है। एक ये देखा होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन इनमें ऐसे दिखाए जा रहे हैं, वो इनमें भी हैं। ठीक, एक डायग्राम और ऐसा देखा होगा कि यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ऐसे क्या है, डॉट 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 डॉट
बादल जैसा, ठीक है। फिर थोड़ा स्पेस होगा, फिर उसमें ज़्यादा डॉट होंगे। तो ये जो डेंसिटी है ना, वो डेंसिटी शो करती है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और वो इन दोनों के इन बिटवीन कोई ऑर्बिट नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। तो जब ऑर्बिट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। एक डायग्राम ऐसा देखा होगा, ऐसा ऐसा, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड भी है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे क्या कहते हैं, वाइब्रेट कर रहा है, वेव भी बना रहा है, फ्रीक्वेंसी भी है उसके पास। तो इलेक्ट्रॉन सब तरह का है। इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे घूम भी रहा है। वो जरूरी नहीं है वो ऑर्बिट जैसी हमको ये जलेबी जैसी दिख रही है वैसी हो, वो ऐसी भी ऑर्बिट हो सकती हैं, ठीक है, 3D डायमेंशन में हो सकती, क्योंकि हमारा एटम तो ऐसा ना 3D डायमेंशन में, तो इसकी एक ऑर्बिट ऐसी है, एक ऑर्बिट ऐसी है, एक ऑर्बिट ऐसी है, तो सब जगह इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हो सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट हमारे ऑर्बिट पे, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिट है वहाँ पे डेंसिटी है। तो ये जो डेंसिटी है ये बताती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करें कि इलेक्ट्रॉन के पास फ्रीक्वेंसी है, मतलब इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ऐसे नहीं घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म करते हुए घूम रहा है। तो ये सारे डायग्राम हैं जो हमने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कभी मूवीज़ में भी दिखा देते हैं। कोई साइंटिफिक मूवी हो तो उसमें थोड़ा बहुत दिखा देते हैं ऐसा कि ये बना है, ऐसा घूम रहा है। मोस्टली मैंने देखा है ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं ज़्यादा मूवी देखी नहीं है, लेकिन जहाँ अगर वैसा कुछ है तो ये वाला डायग्राम ज़रूर दिखाएंगे, या कहीं का पोस्टर होगा तो ये ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये है कहानी किसकी, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की रेडियस क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है। तो इलेक्ट्रॉन एक साथ ये सारे जैसा है। अब एक के ऊपर एक ऐसा बना दिया गया, ये सबको एक साथ मर्ज कर दो तब हमारा इलेक्ट्रॉन और एटम का डायग्राम एक्चुअल में दिखेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम की, एच लाइक एटम की। तो एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है कि जो हमारी एनर्जी ऑर्बिट हैं उनको कंसिडर किया गया है एज अ एनर्जी लेवल। तो जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे होगा उसकी कुछ और एनर्जी होगी, जब वो सेकंड पे जाएगा तो उसकी कुछ और एनर्जी होगी, ठीक है। तो अगर एक ही एनर्जी लेवल है, ये एक ही एनर्जी लेवल है, एक ही एनर्जी लेवल है और एक ही एनर्जी लेवल है, तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ये फोर्थ एनर्जी लेवल है। तो इसकी एनर्जी क्या बताई थी, -13.6 इंटू क्या था, Z² अपॉन N², ठीक है। तो Z कौन सा है, N कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है, वो सब अभी बताएंगे। तो इसमें फर्स्ट की एनर्जी यही होती है -13.6 Z² अपॉन N²। सेकेंड वाले की Z की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे तो Z1 N1 रहेगा, यहाँ Z की वैल्यू, अगर H लाइक एटम की बात कर रहे हैं तो Z1 है, N1 है। एक मिनट, तो हम क्या कह रहे थे, यहाँ Z की वैल्यू 1 होगी, N की वैल्यू 1 है। अगर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे Z की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू 2 है, ठीक है। ये बात समझ में आई। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो यहाँ Z की वैल्यू 1 होगी। एटॉमिक नंबर तो नहीं चेंज होगा ना, एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा एटम का, ऑर्बिट्स चेंज होंगे। यहाँ Z की वैल्यू 1 रहेगी, N की वैल्यू 3 रहेगी, ऐसे सोन हम देखते चले जाएंगे। तो यहाँ जितनी एनर्जी होगी उससे कम एनर्जी यहाँ होगी, उससे कम एनर्जी यहाँ होगी, उससे कम एनर्जी यहाँ होगी। अब इसका क्या मतलब है, जो फर्स्ट स्टेट पे है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जो नेगेटिव साइन है ना, -13.6 जो लिखा गया है, वो सिग्निफाई करता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उससे लेस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नेगेटिव साइन ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या है, -13.6
अगर हम H की बात करेंगे तो Z की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे, 1 रखेंगे। अगर और कोई है तो उसकी वैल्यू Z रखेंगे। तो अभी अगर हम H की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, और फिर उसकी कम हो जाएगी, N की वैल्यू 2 रख दी, क्योंकि Z तो चेंज हो सकता है, N हमें पता है 1 2 3 4 ऐसे ही बढ़ेगा। ठीक है, तो सेकंड की होगी -3.4 Z स्क्वायर N स्क्वायर, यहाँ हमने पुट कर लिया है इसका मतलब। ठीक है, तो ये ऐसे वैल्यू कम होती चली जाएगी, कम होगी, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन लग गया ना, मतलब इस ऑर्बिट का ज़्यादा अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब जब हमारा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, मतलब रेडिएशन बताया था ना, कोई आएगा, रेडिएशन आई या लाइट रेज आई, हमारे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, तो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर सकता है अगर इसको इतनी एनर्जी मिली। हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर सकता है अगर उसको इतनी एनर्जी मिली, और यहाँ भी जंप कर सकता है। तो ये जो स्टेट है ना, फर्स्ट स्टेट, इसी को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। जो सेकेंड स्टेट है उसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रही है, ये हो रही है एमिशन ऑफ एनर्जी। ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके अपना एनर्जी गेन कर लेगा। कौन, इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, यहाँ चला गया या यहाँ चला, कहीं भी चला गया, तो वहाँ से कुछ टाइम बाद नीचे आ जाएगा, कुछ टाइम बाद नीचे आ जाएगा, और जब नीचे आएगा तो उसको कहेंगे एमिशन एनर्जी। यहाँ एब्जॉर्ब करके ऊपर पहुँच गया, और यहाँ करेगा, जब नीचे आएगा तो एमिट कर देगा, मतलब बाहर निकाल देगा। तो ये क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और ऐसे ही जो हमारी थर्ड लेवल है उसको बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में मूव कैसे कर रहा है, और कौन सी हमारी ग्राउंड स्टेट है, कौन सी एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, कौन सी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। और जो नेगेटिव साइन है एनर्जी का वो क्या शो कर रहा है, हमारा अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस शो कर रहा है। ठीक है, अब एक डेल्टा ई हमने बताया था, डेल्टा ई क्या है, चेंज इन एनर्जी। जो एनर्जी गैप होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एनर्जी गैप जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो एनर्जी, चेंज इन एनर्जी बता रहे थे, वो चेंज इन एनर्जी क्या है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ स्ट्राइक करेगा या ऊपर से नीचे आ रहा होगा, कहीं से भी कहीं जा रहा होगा, उस हिसाब से हम बात करेंगे। तो वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक मिनट देख रहा है, उसी के हिसाब से लिखें। ठीक है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा ई इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर 1/n। कौन सी, अगर हमारा यहाँ से यहाँ जा रहा है तो हम लोअर स्टेट पहले लिखेंगे, मतलब n1 से, तो ये लोअर स्टेट का स्क्वायर -1/n हायर स्टेट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारी चेंज इन एनर्जी अगर कोई इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके एमिट कर रहा है, सॉरी, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन कर रहा है। तो जो टर्म्स है ना, एमिशन, एब्जॉर्प्शन, बहुत सारे टर्म्स हैं, तो वो सारे टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे, वो टर्म्स हैं क्या। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से हम लेमडा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा होता है, तो डेल्टा E इज इक्वल टू भी एच सी बाय लेमडा होगा। ठीक है, तो डेल्टा, तो हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, एच सी अपॉन डेल्टा ई। इसको आप लिख लीजिए। फिर हम वेवलेंथ और वेव नंबर की बात करेंगे, वो दोनों कंप्लीट होने के बाद आज की क्लास फिनिश करते हैं, फिर स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट,
ये सब बता दिया है। बाइंडिंग एनर्जी एक रह जाएगी, तो बाइंडिंग एनर्जी भी बता देंगे, उसके बाद स्पेक्ट्रा रहेगा। ठीक है, ये हो गया, इसको रब करते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा, डेल्टा इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन NL स्क्वायर -1 अपॉन NH स्क्वायर इज इक्वल टू HC बाय लेमडा। लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं, या फिर एच न्यू लिख सकते हैं, दोनों एक साथ लिखते हैं। ये क्या है हमारा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्योंकि वेव्स में घूम रहा है, और ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों लिख लेते हैं। तो जब लेमडा की बात करेंगे तो लेमडा क्या हो जाएगा, HC बाय डेल्टा ई। ठीक है, HC बाय डेल्टा ई, और डेल्टा ई की वैल्यू क्या है 13.6 जेड स्क्वायर। हो यहाँ माइनस साइन नहीं होगा, क्योंकि पहले एल एच अगर लिखेंगे हायर स्टेट माइनस लोअर स्टेट, यहाँ माइनस साइन लास्ट वाले फॉर्मूले में हटा लीजिएगा, क्योंकि पहले ही कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये है हमारा लेमडा की वैल्यू। जब लेमडा की वैल्यू ये है, तो अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी तो कर चुके हैं ना हम लोग, हमको वेव नंबर निकालना है। ये रहने दीजिए, हमको वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर फर्स्ट है, ये वेवलेंथ, अब हम निकालेंगे वेव नंबर। वेव नंबर क्या है, 1 बाय लेमडा के बराबर होता है। वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा। 1 बाय लेमडा क्या है, डेल्टा ई बाय एच सी। ठीक है, और डेल्टा ई बाय एच सी इसकी सारी वैल्यू रखेंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, सारे कांस्टेंट को हम समेट लेंगे, तो उसको हम लिख लेंगे RH जेड स्क्वायर, और साथ में जो हमारी लेवल लोअर लेवल से हायर लेवल में जा रही है 1 अपॉन NL स्क्वायर -1 अपॉन NH स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है इसको बोल देते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला हैं जो हमको समझने हैं, देखने हैं और रटने भी हैं। तो RH की एग्जैक्ट वैल्यू है 1.09 10 टू द पावर 7, 1.09 10 टू द पावर -7 7 होगा। ठीक है, 7 मीटर इनवर्स होगा, मीटर इनवर्स। ये हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट, और हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, और सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी अपने आप से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक ये हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टर्न पे बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे, फिर लाइन स्पेक्ट्रा करेंगे। तो आई होप एक्साइटेड एनर्जी लेवल, ग्राउंड एनर्जी लेवल और एनर्जी लेवल्स, और जो लाइन का इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है वो समझ में आ गया होगा, एमिशन समझ में आ गया होगा, एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया होगा। नहीं होगा तो नेक्स्ट टर्न पे एक बार फिर से एमिशन एब्जॉर्प्शन करा के, बाइंडिंग एनर्जी करा के फिर लाइन स्पेक्ट्रा कराएंगे। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही होंगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो चीज़ें
ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही तो उसको आप दोबारा देख सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं हमारे चैनल पे। केमिस्ट्री 12th की भी चल रही है, 11th की भी चल रही है, जीएस का पार्ट चल रहा है यूपीएससी लेवल का, यूपीएससी रेलवे और एसएससी लेवल का, वो भी जनरल फिजिक्स और जनरल केमिस्ट्री, ठीक है। दोनों चीज़ें चल रही हैं। बायो भी जल्दी स्टार्ट करी जाएगी जैसे ही कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।